गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना बेसिक्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, उसी को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है आप लोगों का, इफ द ताजमहल इज इन दिल्ली आई वुड विजिट इट। ये सेंटेंस है बेटा। ये जो सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, इट इज जस्ट फॉर ए रिवीजन कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करने के लिए ये सेंटेंस लिखा गया है कि इफ द ताजमहल इज इन दिल्ली आई वुड विजिट इट। अब अगर आप लोगों ने जो कल वाला लेक्चर था उसको ध्यान से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो इतना हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर इफ के बाद हम लोगों ने इज लिखा हुआ है। इज का मतलब हुआ प्रेजेंट टेंस। इफ के बाद अगर प्रेजेंट आता है तो सर हम लोग मेन क्लोज में वुड का यूज नहीं करते हैं, हम लोग किसका यूज कर रहे थे बेटा? विल का यूज कर रहे थे, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान है, मैंने ये सेंटेंस सिर्फ आपके कल क्लास के रिवीजन के लिए लिखा है। तो कल हम लोगों की बात ये हुई थी कि अगर इफ के बाद प्रेजेंट टेंस लिखा जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस वाला फॉर्म लिखा जाता है, तो दैट इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी, उससे हमें प्रोबेबिलिटी का पता चलता है। और इफ के बाद अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है, तो अगर आपको ध्यान रहा हो तो मैंने बोला था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आमतौर पर पास्ट टेंस को रेफर करता है। किसको रेफर करता है सर? पास्ट टेंस को रेफर करता है। लेकिन अगर हम इफ के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो फिर ये पास्ट टेंस को रेफर ना करके ये इंडिकेट कर रहा था आपके पास्ट सबजंक्टिव मूड को। पास्ट सबजंक्टिव मूड का मतलब ये था कि सर टेंस रहेगा सेंटेंस का, टेंस ये भी आपका प्रेजेंट ही रहता है। बस ये वर्ब का सेकंड फॉर्म जो था ये पास्ट सबजंक्टिव मूड को रेफर कर रहा था। इतनी बात हम लोग कल हो गई थी। और पास्ट सबजंक्टिव मूड का मतलब था इम्प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान आ गया होगा आप लोगों को कि अगर हम लोग इसके बाद क्या बोलते हैं, इफ के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो वो सीधा हमारा पास्ट टेंस नहीं बनता है, वो बनता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। पास्ट सब्जेक्टिव मूड का मतलब था इम्प्रोबेबिलिटी, इम्प्रोबेबिलिटी का मतलब था असंभावना। तो अब बात ये थी कि अगर मैं इस इज को सही मानता हूं, अगर मैं इस इज को सही मानता हूं तो वुड की जगह पर विल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस वुड को सही मान लूं तो इस इज की जगह पर वर्ब भी किया जा सकता है। वो नहीं करना है, ध्यान होगा आप लोगों को। सब्जेक्टिव मूड कहता है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, वर्ब जो आता है वर्ब आपका हमेशा ही प्लूरल आता है। तो बात ये थी कि अगर मैं इस इज को सही मानता हूं तो इस वुड का विल कर सकता हूं, और अगर मैं इस वुड को सही मानता हूं तो इस इज का कर सकता हूं वर्ब। अब समझना आप लोगों को ये, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि इफ के बाद अगर प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी, उस काम के होने की संभावना है। लेकिन इफ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट का आपने कोई वर्ब लगाया, वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर लगाया है, तो वो इंडिकेट करता है इम्प्रोबेबिलिटी को, उसके काम के होने की संभावना नहीं होती है, वो काम इम्पॉसिबल होता है, वो काम हो ही नहीं सकता है। अब सेंस लगाओ और मुझे बताओ, ताजमहल का दिल्ली में होना, क्या कहा गया? ताजमहल के दिल्ली में होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? ताजमहल दिल्ली में है, इतना तो सभी लोग जानते हैं ना कि ताजमहल का दिल्ली में होना मतलब इम्प्रोबेबल एक्शन है, असंभव है। ताजमहल दिल्ली में नहीं, आगरा में है। तो बेटा अगर ये इम्प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो इम्प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए आप लोग यहाँ पर इज नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं किसका? वर्ब। अब ये वर्ब लगा हुआ तो वुड वर्ब का ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात हम लोग कल हो चुकी थी, ये जस्ट सेंटेंस जो लिखा होता है आपके कल के रिवीजन के लिए लिखा होता है, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की बात, जो हमें शुरुआत से बात सीखनी थी। तो देखिए, सबसे पहली बात जो चल रही थी हमारी वो ये चल रही थी कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब डैश सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कि अगर ये वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस का है। कौन से टेंस का है भैया? प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या क्या हो सकता है सर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जुड़ा हुआ हो सकता है। दूसरा इज एम आर हो सकता है। तीसरा हैज प्लस नाउन, हैज या हैव प्लस नाउन हो सकता है, या हैज या हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। अब पहले तो इनको समझ लीजिए कि इफ के बाद अगर लिखा हुआ वर्ब प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो सकता है, इज एम आर हो सकता है, हैज या हैव के साथ नाउन हो सकता है, या हैज या हैव के साथ टू प्लस वी वन हो सकता है। ये जो चारों आइडेंटिटीज लिखी होती हैं बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटीज होती हैं। किस प्रकार से? जैसे कि तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं,
आई टीच इंग्लिश, आई एम अ टीचर, आई हैव अ कार, और आई हैव टीच। बेटे 4 सेंटेंस दिख रहा है नीचे वाला सेंटेंस में। अब आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं कि आई टीच इंग्लिश, आई एम अ टीचर, आई हैव अ कार और आई हैव टू टीच। अगर आप इन चारों ही सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो इतना हम सभी लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर चारों सेंटेंसेस का जो टेंस है, चारों सेंटेंसेस का जो टेंस है, टेंस बेटा चारों में कौन सा लिखा हुआ है? प्रेजेंट है। कैसे? यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, प्रेजेंट हुआ, एम है, प्रेजेंट हुआ, हैव है, प्रेजेंट हुआ, अगेन हैव है, तो प्रेजेंट हुआ। अब समझना ही है कि क्या, वो ध्यान सुनना। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहां पर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है टीच, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो बेटे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है ये सेंटेंस में इंडिकेट करता है किसको? किसी एक्शन को। एक्शन को मतलब यहां पर कोई ना कोई काम जरूर हो रहा होगा। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इस सेंटेंस में आप एक काम कर रहे हो और वो काम है इंग्लिश पढ़ाने का। ठीक है सर। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ईएस जुड़ा हुआ आता है तो ये प्रेजेंट में रेफर करता है किस चीज को? एक्शन को। बेटा ये जो मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, हैज, हैव प्लस नाउन, हैज, हैव टू प्लस V1, ये आपका आगे बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनेगा जब हम लोग इसको पास्ट में लेकर जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे। अच्छा, अभी सेकंड को छोड़िए, थर्ड पर आइए। आई हैव अ कार। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो हैव का यूज हुआ, हैव के साथ एक नाउन दे रखा है, एक आर्टिकल लगा हुआ है ना सर, तो आर्टिकल का मतलब नाउन है, हैव के बाद नाउन लिखा हुआ है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूं, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूं। तो सर इस कार पर अधिकार किसका हुआ? मेरा अधिकार हुआ। मतलब बात का ये हुआ कि सर जब आपने हैव के साथ नाउन लिखा हुआ है, हैव के साथ अगर आपने नाउन लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस में एक्सप्रेस करता है किसको सर? अधिकार को। तो हैव प्लस नाउन इंडिकेट कर देगा भैया किसको? पोजेशन को। तो जब हैज और हैव के साथ नाउन आएगा तो सर ये प्रेजेंट का क्या बन जाता है? पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार। ठीक। अच्छा, अब आते हैं इस सेंटेंस पर, आई हैव टू टीच। बेटा जो फर्स्ट सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच का डिफरेंस थोड़ा ध्यान से समझते चलना। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, नॉर्मल सेंटेंस है। और आई हैव टू टीच, और आगे लिखना तो लिख लेना इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है या मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है। अब दोनों सेंटेंसेस को ध्यान सुनना, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है। जब सेंटेंस आपके सामने ये बोला जा रहा है कि मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर बात हो रही है सर किसकी? कंपल्सन की। कंपल्सन मतलब बाध्यता की। तो सर जब हैज और दोबारा सुनना मेरी बात को, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है। पढ़ानी पड़ती है मतलब ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी बाध्यता है कि भैया पढ़ानी पड़ रही है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी पढ़ानी पड़ रही है। तो जब आप हैज और हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हो तो इट इंडिकेट्स कंपल्सन, ये बताता है आपको सेंटेंस में कंपल्सन को, बाध्यता को। ठीक सर। अब आते हैं सेंटेंस पर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करना। जब आपसे बात बोली जा रही है मैं टीचर हूं, तो इतना तो पता है कि बात प्रेजेंट की हो रही है, मैं टीचर हूं, ना कि मैं टीचर था। तो मैं टीचर हूं, इस सेंटेंस में ना तो कोई एक्शन है, कोई काम भी नहीं हो रहा है। मैं टीचर हूं, मैं किसी चीज पर अधिकार नहीं बताया गया। मैं टीचर हूं, किसी कोई बाध्यता नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। तो सर ये आई एम अ टीचर, बेटा जब आप इज एम आर का यूज सेंटेंस में करते हो किसी नाउन के साथ या किसी एडजेक्टिव के साथ, तो ये इंडिकेट करते हैं हमारी स्टेट को। स्टेट मतलब अवस्था को। तो इज एम आर के साथ अगर नाउन लिखा हुआ है तो इट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स अ स्टेट। जैसे कि अगर मैं आपको सामने एक सेंटेंस और लिखता हूं, ही इज इल, ही इज इल, इसका यूज हुआ है बेटा, इल एडजेक्टिव है। वह बीमार है, वह बीमार है, तो वह बीमार है, ना तो उसमें कोई काम हो रहा है वहां पर, वह बीमार है में ना किसी चीज पर अधिकार है, वह बीमार है ना इसमें ना कोई बाध्यता है। तो सर वह बीमार है, बीमार होना क्या है?
ये आपकी एक स्टेट है, स्टेट का मतलब ये आपकी एक बन रही है भैया अवस्था। एक्शन का मतलब ये आपको इंडिकेट कर रहा है किसी कार्य को। पोजेशन मतलब ये इंडिकेट कर रहा है आपके किसी अधिकार को। और कंपल्सन मतलब ये इंडिकेट कर रहा है आपकी बाध्यता। तो बेटा ध्यान रखना, इफ के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, इज, एम, आर, हैज, हैव प्लस नाउन, हैज, हैव टू प्लस वी1 आता है, तो इट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स प्रेजेंट टेंस। अब बात ये थी सर, अगर हमने इफ के बाद प्रेजेंट लिखा है तो मेन क्लोज में हम लोग किसका यूज करते हैं? आपको ध्यान हो, कल बताया गया था, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, एक मेन क्लोज होता है, और ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिनमें एक सबऑर्डिनेट क्लोज और एक मेन क्लोज में क्या बोला गया था बेटा कल? उनको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये जो मेन क्लोज का वर्ब है सर, इसको ध्यान समझना। इस मेन क्लोज में हम यूज करते हैं विल या शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करते हैं। दिख रहा है क्या यहाँ पर? इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं कैन प्लस V1 का यूज भी करते हैं। इसमें हम लोग मे प्लस V1 का यूज भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग और किसका यूज कर सकते हैं सर? सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग मस्ट प्लस V1 का यूज भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग हैज या हैव टू प्लस V1 का यूज भी कर सकते हैं। अब समझना ये कि कहां पर किसका यूज करना है। पहले बात सुन लीजिए, इफ के बाद अगर प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, इफ क्लोज में, सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर प्रेजेंट टेंस है, जो मेन क्लोज है, मेन क्लोज में विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मस्ट प्लस V1 या हैज, हैव टू प्लस V1 का यूज किया जा सकता है। कहां पर किसका करना है उसको ध्यान से देखते हुए चलना। उसके लिए जैसे कि
देखो बेटा, ये 4 सेंटेंसेस आप लोगों के पास। पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद से थोड़ा सेंस लगाइए। आप लोगों ने मॉडल वर्ब पढ़े हैं, थोड़ा बहुत कैन और मे के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, मस्ट का इतना नहीं पढ़ा है, हैज और हैव टू पढ़ा बताया गया भी आप लोगों को। पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनमें थोड़ा खुद से सेंस लगाइए, फिर मैं इसका आप लोगों का आंसर देता हूँ। तो सोचिए जरा फटाफट कि मेरे को वहां पर क्या आ सकता है। देखो बेटा, अब आपको समझना है कहां पर विल, शैल प्लस वी वन, कैन प्लस वी वन, मे प्लस वी वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मस्ट प्लस वी वन या हैज हैव टू प्लस वी वन का यूज करना होता है। ध्यान से देखते हो चलना। अगर इफ के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ आता है बेटा, तो विल या शैल का यूज हम लोग करते हैं सेंटेंस में किसके लिए? मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब कोई ऐसा एक्शन है जो डूअर के मूड पर डिपेंड करता है। अगर उसका मन करेगा तो वो उस काम को करेगा, मन नहीं करेगा तो वो उस काम को नहीं करेगा। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस नंबर 2 है, इफ ही हैज मनी ही डैश दिस कार, कि यदि उसके पास पैसा होता है, हैज बेटा वो प्रेजेंट को रेफर करेगा ना, इसका प्रेजेंट लिखा हुआ है, यदि उसके पास पैसा होता है तो वह कार खरीद लेगा या वह कार खरीद सकता है। यदि उसके पास पैसा है तो वह कार खरीद सकता है। अब आपको समझना यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो कार खरीदना चाहता है या नहीं चाहता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन हिज मूड। ये उसके मूड पर डिपेंड करता है कि उसको कार खरीदनी है या कार नहीं खरीदनी है। तो अगर मूड की बात चलेगी बेटा, तो मूड के लिए वी यूज विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल परचेज। बाकी के करेक्ट आंसर्स क्यों नहीं है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे की बात सीखते हुए चलेंगे। अच्छा, फिर अगली बात है कैन प्लस वी वन की या मे प्लस वी वन की। तो बेटा इतना तो हम लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ाया है कि सर कैन का यूज हम लोग, एक तो कॉमन पॉइंट आ जाएगा इनमें, कैन और मे में एक तो कॉमन पॉइंट आएगा परमिशन का, कि अगर अभी आप लोगों ने पढ़ा था मॉडल जो पढ़ाया गया था आप लोगों को कि कैन का यूज भी परमिशन ग्रांट करने के लिए होता है, मे का यूज भी परमिशन ग्रांट करने के लिए होता है। तो अगर कहीं पर परमिशन ग्रांट करी जा रही है, किसी को परमिशन दी जा रही है, तो उसके लिए हम लोग कैन प्लस वी वन का यूज भी कर सकते हैं और मे प्लस वी वन का यूज भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आइए इस वाले सेंटेंस पर कि इफ यू नीड माई बुक यू डैश टेक इट, यू डैश इट, कि यदि तुम्हें मेरी किताब की आवश्यकता है तो तुम किताब ले सकते हो। अब एक बात सोचकर चलिए, आप मेरे पास आते हैं सर मुझे आपसे ये बुक चाहिए, बुक मेरे पास है चाहिए आपको, तो आप मेरी बुक बिना मेरी परमिशन के तो नहीं ले सकते हो। तो यहां पर क्या होना है, यहां पर आप इस यू को एक परमिशन ग्रांट करोगे, परमिशन प्रोवाइड करोगे, परमिशन दोगे। तो परमिशन देने की अगर बात आएगी बेटा तो फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन प्लस वी वन। ठीक है सर, परमिशन ग्रांट करने के लिए बेटा कभी भी विल या शैल का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। विल या शैल की हेल्प से आप कभी परमिशन को ग्रांट नहीं करते हो। इफ क्लोजेस में, मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस में, अगर मेन क्लोज में, ध्यान रखना मेन क्लोज में, कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर मेन क्लोज में आपने विल या शैल का यूज कर रखा है तो इट कंप्लीटली शोज मूड। ये वहां पर सिर्फ मूड को रिप्रेजेंट करता है और किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो यदि तुम्हें मेरी बुक की आवश्यकता है तो तुम मेरी बुक ले सकते हो, ये मूड नहीं है। आप परमिशन दे रहे हो किसी को, आप परमिशन ग्रांट कर रहे हो किसी को कि यदि तुम टेस्ट देना चाहते हो, यदि तुम एग्जाम देना चाहते हो तो तुम एग्जाम दे सकते हो। आप किसी को परमिशन दे रहे हो, आप किसी को परमिशन ग्रांट कर रहे हो। तो अगर आप किसी को परमिशन ग्रांट करते हो तो परमिशन ग्रांट करने के लिए बेटा कैन के साथ वी वन या मे के साथ वी वन का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर मे टेक होता तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। अच्छा, आपने बेटा मे का एक यूज मैंने आपको बताया था कि सर मे का सिर्फ मे प्लस वी वन की बात कर रहा हूँ बेटा, अब यहाँ पर कैन प्लस वी वन को मत समझ लेना। मे का यूज कई बार प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं, संभावना के लिए भी करते हैं। जैसे कि ये सेकंड सेंटेंस रफ करके फिर समझाना कहां पड़ेगा, चलिए इधर लिख देता हूं। फिफ्थ की वेदर इज क्लाउडी, इट टुडे, विल रेन, कैन रेन या मेरी। ये है बेटा कि द वेदर इज क्लाउडी इट डैश टुडे,
कि मौसम क्लाउडी, क्लाउडी मतलब जब बादल छाए होते हैं, कि आज मौसम साफ नहीं है, आज बारिश हो सकती है। आज मौसम साफ नहीं है, बारिश हो सकती है। तो मौसम साफ नहीं है और बारिश हो सकती है, तो बेटा बारिश होने की आप लोग क्या करते हो? बारिश होने के लिए आप किसी को परमिशन देते हो कि आप बारिश को परमिशन दे रहे हो कि भाई चलो आज आप हो जाइए, आप आज बारिश की रिक्वायरमेंट है तो हम कह रहे हैं कि आप बारिश हो सकती है। या फिर बारिश के होने की आप प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करते हो, संभावना को बताते हो। मौसम को देखकर बारिश के लिए हम प्रेडिक्ट करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं बेटा। और संभावना की प्रोबेबिलिटी की अगर बात आएगी तो फिर आप कैन का यूज नहीं करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे, वहां पर यूज किया जाएगा मे रेन का। ध्यान रखना, अगर परमिशन को रेफर करना है तो परमिशन के लिए कैन और मे दोनों आ सकते हैं, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी को रेफर करना है तो प्रोबेबिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ मे का यूज होता है, वहां पर आप लोग कैन का यूज नहीं करते हैं। ठीक सर। अच्छा, अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। तो बेटा एक बात समझना ध्यान से, आप सभी लोग जानते हैं, आपने टेंसेस में इतना सभी लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है इट इंडिकेट्स व्हाट? फैक्ट। ये इंडिकेट करता है फैक्ट को। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा नरेशन में भी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई फैक्ट दे रखा है कि जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या द सन राइजेस इन द ईस्ट, या द फ्लड वाटर रिसीड्स, इस टाइप से कोई फैक्ट दे रखा होता है तो हम लोग फैक्ट का कभी भी टेंस चेंज नहीं करते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहते हैं। तो फैक्ट जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा जाता है, उनका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपके सामने था सेंटेंस नंबर फर्स्ट कि इफ यू हीट वाटर, कि अगर आप पानी को गर्म करते हो, इट डैश, तो यह उबलता है। अब सीधी सी बात है, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो पानी तो उबलेगा ही, पानी तो बॉईल करेगा ही, ये तो फैक्ट हो गया। ये सीधे से ऐसे समझ के चलिए कि इफ यू हीट वाटर इट डैश एवापोरेट्स, करके समझ लीजिए कि अगर आप पानी को गर्म करते हो या पानी को उबालते हो तो ये वाष्पित होता है, भाप बनकर उड़ता है। तो सीधी सी बात है सर, पानी अगर गर्म करोगे तो भाप बनकर उड़ेगा ही उड़ेगा। वैसे अगर आप पानी को हीट करोगे, गर्म करोगे तो सर बॉईल तो होना ही होना है, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। तो बेटा पानी को हीट किया जाएगा तो इट विल सर्टेनली बॉईल, ये निश्चित तौर पर बॉईल करेगा। और जो एक्शन निश्चित तौर पर होते हैं, जिनके होने में कोई भी आशंका नहीं होती है, जिनका परफेक्टली पता है कि एक्शन होना ही होना है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट। और जो फैक्ट होते हैं वो बनते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर बनते हैं तो सर यहाँ पर जाएगा आपका बॉइल्स। अब समझ में आप लोग आना शुरू हो गया होगा। देखो विल बॉईल तो फिर तो पानी के मूड की बात है, विल लिखा हो तो मूड आता है। क्या पानी को गर्म करोगे तो क्या पानी का मूड है उसे गर्म होना है या नहीं होना है? मूड की तो बात है ही नहीं। अच्छा, आप पानी को गर्म कर रहे हो तो क्या आप उसको परमिशन दे रहे हो कि तुम बॉईल हो जाइए? नहीं, इसी कहानी खत्म हो गई। अच्छा, रही बात हैज टू प्लस वी1 की, तो बेटा वो तो आपके सामने ही बताया गया था, मस्ट प्लस वी1 और हैज हैव टू प्लस वी1 दोनों एक ही काम करते हैं, कंपल्सन। जब आप किसी काम को करने के लिए बाध्य हो कि आपको वो एक्शन, वो काम करना ही पड़ेगा, आप बिना उस काम को करे काम अपना नहीं चला सकते हो। ठीक। अच्छा, अब आइए इस पर, इफ यू ज्वाइन आर्मी यू डैश द रूल्स, कि यदि तुम आर्मी ज्वाइन करते हो तो तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ता है। अब बेटा अगर आर्मी ज्वाइन करोगे तो नियमों का पालन करना, क्या ये आपके मूड पर डिपेंड कर रहा है कि मन में आया तो नियमों का पालन कर लिया, मन में नहीं आया तो नियमों का पालन नहीं किया? ऐसा तो नहीं होता है ना। आर्मी ज्वाइन करो तो रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो विल तो सर खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर परमिशन भी नहीं दी जा रही है कि आपको नियमों का पालन करने की परमिशन दी जा रही है। नियमों को तो पालन करना ही होता है, वो नियम तो बनाए इसलिए जाते हैं कि नियमों को पालन करना है। परमिशन की कहानी खत्म हो गई। तो बेटा अगर सेंस लगा पाओगे, फैक्ट भी नहीं बनेगा, ये इट इज अ कंपल्सन, कि अगर आर्मी ज्वाइन करोगे तो तुम्हें वहां के कायदे कानून मानने ही पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, इसमें जो नोट करना है नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। चलिए बेटा, आई होप कि तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अभी इसी पर बेस्ड होगा, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस को लेकर ही हमें बात करनी है। बस नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बेसिक फोकस करेंगे अपना, वो कैन पर और विल पर करने हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब कैन आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एबिलिटी और परमिशन के लिए, कि कैन, उसको आप लोग रिवाइज कर लेना कि कैन सिर्फ प्रेजेंट की एबिलिटी को रेफर करता है, फ्यूचर की एबिलिटी को कभी कैन रेफर नहीं करता है। इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में बात जरूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना देते हैं, बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर।